जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट। आज मॉर्निंग में भी हमारी सुबह की क्लास में होम मैनेजमेंट की ही क्लास हमने की थी, और आज की क्लास में भी हम होम मैनेजमेंट की ही क्लास करेंगे। जैसा कि हमने फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस और होम मैनेजमेंट दोनों साथ साथ में स्टार्ट किया है, तो आज ही हमारी जो इवनिंग की क्लास है इसमें भी हम होम मैनेजमेंट करेंगे, और नेक्स्ट डे हम करेंगे अपना फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की क्लास। और आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे नियोजन के मुख्य चरण यानी कि स्टेप्स इज प्लानिंग। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा? प्लानिंग के बारे में हमने जाना, प्लानिंग की परिभाषा देखी है कि निकी लेम डार्सी ने प्लानिंग को क्या कहा है। मतलब जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं उन सभी के अनुसार हमने प्लानिंग की परिभाषा देखी, और हमने क्या देखा? हमने देखा प्लानिंग की विशेषता, जिसके अंतर्गत हमने कवर किया नियोजन का उद्देश्य एवं लक्ष्यों पर आधारित होना। नंबर 2, नियोजन सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तीसरी विशेषता देखी, नियोजन एक लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। फोर्थ विशेषता के अंतर्गत हमने देखा नियोजन एक बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। फिफ्थ, विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन। नेक्स्ट हमने जो सिक्स्थ देखा, नियोजन की सर्वव्यापकता देखी। सेवंथ में हमने देखा एकता, नियोजन की विशेषता क्या है? एकता भी नियोजन की ही विशेषता है। एट्थ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, पूर्वानुमानों पर आधारित प्रक्रिया। नाइन्थ हमने कवर किया नियोजन की पारस्परिक निर्भरता, और नंबर 10th हमने देखा नियोजन की सर्वोपरिता यानी कि प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कब? हमारी प्रीवियस क्लास में। आई होप आपका एक बार प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन हो गया होगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं नियोजन के मुख्य चरण यानी कि स्टेप्स इन प्लानिंग। तो चाहे योजना बड़ी हो, मध्यम हो अथवा छोटी हो, उसे तर्क संगत एवं व्यवहारिक बनाने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं, जिससे नियोजन प्रक्रिया कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने नियोजन के विभिन्न चरण बताए हैं। लुईस ए एलन के अनुसार प्रबंधन नियोजन के मुख्य 7 चरण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लुईस ए एलन के अनुसार प्रबंधन यानी कि नियोजन के क्या है, कितने चरण है? 5। पहला भविष्यवाणी, दूसरा उद्देश्यों का विकास करना, तीसरा कार्यक्रम बनाना, चौथा चरण समय अनुसूची यानी कि शेड्यूलिंग, पांचवा चरण है बजट बनाना यानी कि बजटिंग, नंबर 6 है क्रियाविधि विकसित करना यानी कि डेवलपिंग प्रोसीजर, नंबर 7 है नीति का विकास करना अर्थात डेवलपिंग पॉलिसीज, नंबर 8 नीति का विकास करना, नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा, क्या? नीति का विकास करना यानी कि डेवलप पॉलिसीज। तो हमने कितने चरण देखे लुईस ए एलन के अनुसार हमने नियोजन के 7 चरण देखे। भविष्यवाणी, उद्देश्यों का विकास करना, कार्यक्रम बनाना, समय अनुसूची, बजट बनाना, क्रियाविधि विकसित करना, नीति का विकास करना, यह नीति का विकास करना। दूसरे जो हमारे वैज्ञानिक ग्रास एवं कैंडल के अनुसार नियोजन में व्यक्तिगत निर्णयों की श्रृंखला होती है। इन्होंने क्या कहा है कि नियोजन व्यक्तिगत निर्णयों की क्या है? एक श्रृंखला है, और वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी कि प्लानिंग कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल परपोसिव डिसीजन विच वेयर वन अपॉन एन अदर। हुसैन, ग्रॉस एंड कैंडल इनके अनुसार नियोजन में वो सभी चरण सम्मिलित होते हैं जो निर्णय प्रक्रिया में आते हैं, जैसे समस्या को परिभाषित करना यानी कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, नंबर 2 विकल्पों को ढूंढना यानी कि सीकिंग अल्टरनेटिव्स, नंबर 3 कल्पना द्वारा प्रत्येक विकल्प को उसके हाल के साथ देखना यानी कि फॉलोइंग इन इमेजिनेशन ईच अल्टरनेटिव टू इट्स सोल्यूशन, नंबर 4 अधिकतम उपयुक्त संभावित हल का चयन करना यानी कि सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑफ द पॉसिबल चॉइस, नंबर 5 उत्तरदायित्व स्वीकारना यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो है 5 चरण बताए किन्होंने? ये बताए हमारे ग्रास एवं कैंडल ने। कूट्स के अनुसार देख लेते हैं, तो कूट्स एवं ओ डेलन ने 6 चरण तथा जॉर्ज और टेरी ने नियोजन के 8 चरण बताए हैं। इनका क्रमबद्ध संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। पहला उद्देश्य एवं लक्ष्यों को निर्धारित करना, नंबर 2 सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण, नंबर 3 नियोजन के आधार पर निर्धारण करना। तो ये जो है किसने बताया है? ये बताया है हमारे कूट्स एवं ओ डोनेल्ड
तथा जॉर्ज और टेरी ने है। तो ये हमने इनके देखे। और नंबर 4 में इन्होंने बताया है वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना, यानी कि डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव्स कर्सेस। और इस सभी को डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो पहला हमारा उद्देश्य एवं लक्ष्यों को निर्धारित करना, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। योजना चाहे अल्पकालीन यानी कि थोड़े समय के लिए हो या दीर्घकालीन लक्ष्यों उद्देश्यों को ध्यान में ही रखकर बनाया जाता है। बिना लक्ष्य के नियोजन का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए नियोजन का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण कदम लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना ही है। नंबर 2, सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण, यानी कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के निर्धारण के बाद सूचनाओं का संकलन एवं उनका विश्लेषण करना है। सूचनाएं कहीं से भी प्राप्त की जा सकती हैं। जितना अधिक सूचनाएं होंगी, विकल्प होंगे, कार्यविधियां होंगी, उनमें चयन करना उतना ही सुगम एवं सहज कार्य होगा। सूचनाएं टेलीविज़न, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, अनुभवी साथियों, परिवार के सदस्यों से ली जा सकती है। ध्यान रहे, केवल सूचनाओं का संकलन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनका विश्लेषण करना भी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कार्य है। विश्लेषण का उद्देश्य ही सूचनाओं को उपयोगी, सुगम, सहज, सरल, आसान एवं लक्ष्यानुकूल बनाए जाने से है, ताकि लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तीसरा, नियोजन के आधारों का निर्धारण, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। नियोजन के आधारों का निर्धारण करना भी नियोजन का महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कदम है। इसके अंतर्गत आधारों की स्थापना, उपयोग पर सहमति एवं जटिल समस्याओं का विश्लेषण करना होता है। हम सभी जानते हैं भविष्य अनिश्चित है, कल क्या होगा किसी को कुछ भी पता नहीं, फिर भी हम कल यानी कि भविष्य के लिए नियोजन यानी प्लानिंग करते हैं, ताकि भविष्य सुखद एवं संतोषप्रद हो। यहाँ कबीर की यह उक्ति बतौर उदाहरण आप देख सकते हैं, क्या कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगी सब कब। तो ये सभी आपने पढ़ाई होगा, कितनी बार हमने इसके बारे में पढ़ रखा है कि जो काम कल करना है उसको आज करो, जिसको आज करना हो उसको अभी करो, है। और पल में परले होगी बहुर करोगे कब। इसका क्या तात्पर्य है कि अचानक ही आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, कोई समस्या आ जाएगी, तो जो काम आप कल पे छोड़ रहे थे उसको आप कब करोगे। तो उदाहरण देख लिया। तो उदाहरण, एक व्यक्ति की मासिक आय 6,000 रुपये है। वह मासिक योजना इस प्रकार बनाता है कि वह 5,000 रुपये खर्च करेगा एवं शेष 1,000 रुपये बचाएगा। तो क्या हम समझ रहे हैं कि एक कोई व्यक्ति है, उसकी जो महीने की जो पेमेंट है वो कितनी है, 6,000 है, और उसमें से वो प्लानिंग करता है कि 6,000 में से 5,000 वो स्पेंड करेगा और 1,000 वो सेव करेगा, यानी कि 1,000 रुपये वो बचाएगा। परंतु अचानक ही उसकी वृद्ध माँ बीमार हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाता है और इलाज करवाता है। इलाज में 2,500 रुपये लग जाते हैं। अतः अगले माह जब वह मासिक बजट बनाएगा तो उसे यह ध्यान अवश्य रखना होगा कि पिछले माह जो अधिक खर्च हुए हैं उसका समायोजन हो। साथ ही भविष्य में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए भी बजट में प्रावधान हो, यानी कि जो उसने 6,000 का बजट बनाया था कि 6,000 उसकी पेमेंट है, 5,000 वो खर्च कर देगा और 1,000 बचा लेगा, लेकिन उसमें से अचानक उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और उसमें से वो 2,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड कर देता है। तो जो उसने इस महीने 2,500 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड किए, वो जो नेक्स्ट मंथ में जो भी उसकी पेमेंट 6,000 आएगी, तो उसमें क्या करेगा, वो अपनी जो उसकी प्लानिंग है उसमें कटौती कर यानी कि जो 2,500 एक्स्ट्रा उसने स्पेंड किए हैं उसको मैनेज करेगा। नंबर 4 है वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना, यानी कि डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव कर्सेस। कैसे? वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना भी नियोजन का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसे कदापि नकारा नहीं जा सकता। कूट्स एवं साथी के शब्दों में, शायद ही कोई ऐसी योजना हो जिसके लिए विभिन्न युक्तिपूर्ण विकल्प ना हो। वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण किए बगैर कार्यों में सफलता नहीं मिलती। यहाँ वैकल्पिक तरीकों के निर्धारण से आशय वैकल्पिक तरीकों को ढूंढना एवं उनका परीक्षण करना है, परंतु व्यवहारिक तौर पर यह मुश्किल है। आज नए नए आधुनिक यंत्रों
समय शक्ति बचत के उपकरणों का क्या है, भरमार है, परंतु उनका परीक्षण करना आसान नहीं है। दुकानदार विक्रेता परीक्षण करने की छूट नहीं देते और ना ही यहाँ भारत में किसी तरह की प्रयोगशाला ही है जिससे कि आम जनता आसानी से उपकरणों, वस्तुओं, वस्त्रों आदि का परीक्षण कर सके। नंबर 5 है वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, यानी कि इवेल्युएशन अल्टरनेटिव मेथड्स कर्सेस। कैसे? केवल वैकल्पिक तरीकों का निर्धारण करना, उनकी खोज करना अथवा परीक्षण करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। यह कार्य लक्ष्यों, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसके लिए नियोजनकर्ता को अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करके परामर्श लेना चाहिए। उसे अपनी कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, दूरदर्शिता एवं अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करना चाहिए। कल्पना शक्ति का उपयोग करके व्यक्ति वैकल्पिक तरीके के मूल्यांकन से लाभ, हानि, सफलता, असफलता के बारे में पता चल जाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं तो गृहिणी वॉशिंग मशीन खरीदना चाह रही है। एक वॉशिंग मशीन ऐसी है जो कम कीमत में उपलब्ध है, वस्त्र की ठीक ठाक सफाई करती है, मगर बिजली एवं डिटर्जेंट की अधिक खपत होती है। दूसरी वॉशिंग मशीन का दाम ज़्यादा है, इसमें वस्त्रों की बेहतर सफाई होती है। अब गृहिणी को यह सोचना होगा कि कौन सी वॉशिंग मशीन खरीदी जाए, कौन सी वॉशिंग मशीन उपयुक्त है, किससे उसे बेहतर धुलाई के साथ ही आर्थिक लाभ होगा। इस प्रकार संपूर्ण बातों पर गौर करके विवेकपूर्ण निर्णय लेकर वह वॉशिंग मशीन खरीदेगी। नंबर 6 है कार्य विधि के सर्वोत्तम तरीकों का चयन करना, यानी कि सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। किसी कार्य को करने के लिए विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि गृहिणी प्रबंधक को कार्य करने के सर्वोत्तम तरीके का चयन करना भी जरूरी है, ताकि काम कम समय, शक्ति एवं धन व्यय किए ही संपन्न हो जाए। कई बार विकल्पों के मूल्यांकन से यह निर्णय भी स्पष्ट हो जाता है कि योजना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई एक तरीका अथवा विधि न अपनाकर 2 या 2 से अधिक विधियों का उपयोग किया जाए तो सफलता हासिल हो सकती है। उदाहरण, शिक्षक कक्षा में विज्ञान विषय पढ़ाने जा रहे हैं। यदि वे विज्ञान पढ़ाने में केवल लेक्चर विधि का उपयोग करते हैं तो वह उतना प्रभावशाली नहीं होगा। अगर वे व्याख्यान यानी कि लेक्चर के साथ ही दृश्य श्रव्य उपकरणों जैसे एपीडीएस्कोप, फिल्म, स्लाइड, प्रोजेक्टर आदि का उपयोग करते हैं, तब वह ज़्यादा प्रभावी होगा तथा बच्चे उसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे। दूसरा उदाहरण देखें, एक गृहिणी दम आलू परवल की सब्जी और पुलाव बनाना चाहती है। यदि इस व्यंजन को तैयार करने में वह पाक कला की केवल एक विधि जैसे उबालना, भाप देना, छौंकना, भूनना, छौंक लगाना आदि का उपयोग करती है, तब व्यंजन उतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा। परंतु यदि वह मिश्रित विधि का उपयोग करेगी तभी उसका व्यंजन स्वादिष्ट बनेगा। जैसे दम आलू परवल बनाने के लिए उबालना, तलना, भुनना एवं छौंक लगाना, खदका कर पकाना यानी कि उबाल कर पकाना, इन सभी विधियों का सम्मिलित प्रयोग करना होगा। नंबर 7 है भोजन तैयार करना। तो ये फ्रेंड्स हम करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज क्लास काफ़ी आपकी बड़ी हो जाएगी। तो ये हमने पूरे 6 पॉइंट कवर किए। साथ में भोजन तैयार करना ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। किसके अंतर्गत? नियोजन के मुख्य चरण के अंतर्गत। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता किसी भी वर्ड में, किसी सेंटेंस में, तो आप अपने हर एक क्यूरी पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी और अपना फीडबैक हमें अवश्य प्रोवाइड कराया करें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।